आज का जैसा कि आपको बोर्ड पे टॉपिक दिखाई दे रहा होगा कि आज फिजिक्स का क्लास 12 का हम आज पहला लेसन आपको शुरू करने जा रहे हैं और उसका नाम आपको दिखाई दे रहा है, वो है क्या, कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यह देखेंगे कि वैद्युत आवेश हमारा होता क्या है। ठीक है, तो हम बात करेंगे वैद्युत आवेश के कि वैद्युत आवेश हमारा क्या होता है। वैद्युत आवेश ना, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज वैद्युत आवेश। ठीक है, वैद्युत आवेश किसी भी कण के गुण को प्रदर्शित करता है। मतलब कोई भी कण अगर क्या करता हो, वैद्युत तथा चुंबकीय गुण को रखता हो तो वह क्या कहलाएगा, तब वो कहलाएगा वैद्युत आवेश कहलाएगा। मतलब वैद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो कि क्या करता है, वह वैद्युत तथा चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय गुण क्या करता है, कैरी करता है, रखता है। ठीक है, अब बात रही ये कि वैद्युत गुण क्या है या चुंबकीय गुण क्या है, इस बारे में। तो वैद्युत गुण का मतलब क्या है कि अगर जैसे कोई आवेश है आपका, ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, और इसके पास में कोई दूसरा आवेश हम प्लस क्यू ही लेकर के आते हैं, तो इनमें क्या होता है कि एक प्रकार से ये क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर हटाने का प्रयत्न करते हैं। या चुंबकीय गुण में भी देखा जाए तो ये क्या करते हैं, जैसे अगर हम आबनूस की लकड़ी हो जाए या कह लीजिए आपका कांच की पाइप हो जाए और उसको हम क्या करें कि बिल्ली की खाल पे रगड़ करके हम अगर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप ले जाए, ठीक है, तो कागज के जब छोटे छोटे टुकड़ों के समीप ले जाएंगे तो ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, तो आकर्षित करने का यह जो गुण होता है, यही गुण आपका क्या कहलाता है, चुंबकत्व का गुण कहलाता है। मतलब पदार्थों को वह क्या कर रहा है, अपनी ओर चुंबकित कर ले रहा है, खींच ले रहा है। ठीक, उसी तरीके से वैद्युत आवेश में देखा जाए तो अगर कोई आवेश है तो आवेश के चारों तरफ हमारा एक ऐसा क्षेत्र क्रिएट हो जाता है कि उसके समीप अगर उस क्षेत्र में कोई अन्य आवेश लेकर के जाएंगे तो उनमें क्या होगा कि हमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। ठीक है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। तो यह एक प्रकार का जो गुण हो गया, ये वैद्युतमय गुण हो गया, जो कि क्या है, आवेश का गुण है। और ये चुंबकित करने वाला, खिंचाव का गुण रखने वाला हमारा क्या कहलाता है, एक प्रकार का चुंबकीय गुण कहलाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो क्या करता है कि वैद्युत और चुंबकीय गुण को क्या करता है, कैरी करता है, रखता है, होल्ड करता है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे। अगर जैसा देखा गया कि आकर्षण का होता है या तो प्रतिकर्षण का बल होता है, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आवेश भी, जब बल दो प्रकार के हैं तो आवेश भी हमारे क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक होता है आपका धन आवेश होता है, एक आपका क्या कहलाएगा, धन आवेश कहलाएगा, एक आपका धन आवेश और दूसरा जो आवेश होता है वह आपका होता है ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश। एक आपका धन आवेश दैट इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और दूसरा आपका क्या होना है, नेगेटिव चार्ज होना है, चार्ज होता है। अब बात आती है कि पॉजिटिव चार्ज क्या है और नेगेटिव चार्ज क्या है।
तो जैसे अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो जैसे हमारा अगर देखा जाए तो एक हम कोई भी परमाणु ले लेते हैं, तो परमाणु में हमारा क्या होता है, नाभिक, परमाणु का नाभिक, और नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होता है और क्या होता है, प्रोटॉन होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। विभिन्न कक्षाओं में ये क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है। अब किसी भी कारणवश अगर ये नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हुए जो इलेक्ट्रॉन है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है अगर परमाणु से निकल जाए, बाहर निकल जाए, भाई दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो परमाणु से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, ठीक है, बाहर निकल जाए, या तो वो क्या करे, परमाणु पर आ जाए, ठीक है, परमाणु पर आ जाए, या उसे परमाणु क्या करे, ग्रहण कर ले। ठीक है, ये दो चीजें हो सकती हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन या तो परमाणु से बाहर निकल जाएगा या तो परमाणु पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आ जाएगा, परमाणु इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो जैसे अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन से बाहर निकलता है तो बाहर निकलेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल जाएगा तो परमाणु पर हमारा क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। ठीक है, और अगर वह क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लेता है या एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो उस पर जो चार्ज आता है वो निगेटिव चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर हम इसको इस तरह से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर, कोई भी इलेक्ट्रॉन को कब त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन को तब त्यागेगा जब उसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हो, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, या जो त्याग रहा है, त्यागने का मतलब वह क्या कर रहा है, किसी अन्य को देगा, और अन्य को देगा तो यह क्या कहलाएगा, डोनर कहलाएगा। ठीक है, डोनर कहलाएगा, या इसी को हम लोग दाता भी बोल देते हैं ना। तो दाता परमाणु, इसी को हम परमाणु को क्या कहेंगे, दाता परमाणु कहेंगे, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, या एक इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु को वो क्या करता हो, दे देता हो। दाता कौन होगा, दाता तो वही होगा जो धनी होगा। ठीक है, धनी होगा, यानी कि दाता परमाणु जो होता है पर कौन सा आवेश आएगा, धन आवेश आएगा। या अगर परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसका मतलब हुआ कि वो दाता परमाणु है, और दाता परमाणु कैसा होता है, धनी होता है, उस पर चार्ज कैसा होगा, धन आवेश होगा। जबकि इसके उल्टा अगर देखा जाए तो वह क्या करेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे एक्सेप्टर कहेंगे, या इसी को हम लोग कहते हैं ग्राही कहते हैं। ठीक है, ग्राही ना, एक्सेप्टर। और एक्सेप्टर कौन होगा, जो ऋणी होगा, जिसके पास कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी। तो जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है या डेफिशिएंसी है, या वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, वह आपका क्या कहलाएगा, वह आपका ऋण आवेश कहलाएगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जिन पर इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, वह कैसा होगा, वह धन आवेशित परमाणु होगा, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है वह परमाणु हमारा कैसा कहलाएगा, तो वह ऋण आवेश कहलाएगा। जैसे अगर एक उदाहरण के तौर पे कहें तो जैसे हमारे पास ये है NaCl। ठीक है, तो NaCl पे हमारा क्या है, जब ये NaCl में क्या है कि सोडियम पे हमारा प्लस चार्ज है और क्लोरीन पे क्या है, माइनस चार्ज है, और ये कंबाइन करके ये क्या करते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं, और सहसंयोजक बंध बना करके ये हमारा एक NaCl नमक का अणु हमें क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए, इनको अगर ब्रेक किया जाए तो सोडियम हमारा क्या है, एक प्रकार से दाता परमाणु है, और क्लोरीन हमारा क्या है, एक्सेप्टर है, ग्राही परमाणु है। ठीक है, सोडियम पे क्या है, धनावेश है, दाता परमाणु है, और क्लोरीन पे हमारा क्या है, ऋण आवेश है। क्यों है, क्योंकि ये एक्सेप्टर है, ग्राही है, और यह इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो इस प्रकार से चार्ज हमारा क्या हुआ, आवेश क्या हुआ, तो आवेश दो प्रकार के हुए, एक धन आवेश हुआ और एक ऋण आवेश हुआ। फिर जैसा ये हुआ कि जब अगर समान आवेश हो जाए, समान आवेश हो जाए, ठीक है, समान आवेश, ठीक है, समान आवेश हुआ। समान आवेश का मतलब एक पर अगर प्लस आवेश है तो दूसरे पर भी प्लस आवेश हो जाए। ठीक,
या तो एक पर अगर ऋण आवेश है तो दूसरे पर भी क्या हो, ऋण आवेश हो। अगर दोनों पे समान आवेश है तो समान आवेश का होने का मतलब हो गया कि इन दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा। ठीक है, तो समान आवेशों में हमारा क्या होता है, प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है। इसमें हमें कौन सा बल मिलेगा, तो इनमें मिलेगा हमें प्रतिकर्षण का बल, प्रतिकर्षण का बल मिलेगा। ठीक, और अगर विपरीत आवेश है, विपरीत आवेश, विपरीत आवेश मीन्स अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज। ठीक है, तो अगर विपरीत आवेश है तो विपरीत आवेशों में हमारा क्या होता है, आकर्षण का बल कार्य करता है, आकर्षण का बल, आकर्षण का बल कार्य करता है। विपरीत आवेशों में हमारा किस तरीके का बल कार्य करेगा, तो आकर्षण का बल कार्य करेगा। उसके बाद आता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो जैसे आपने लोअर कक्षाओं में ये पढ़ा है, जो है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा है ना। तो ऊर्जा संरक्षण में आप क्या कहते थे, ऊर्जा संरक्षण में कहते थे कि ऊर्जा क्या है, अविनाशी है। ठीक है, ऊर्जा अविनाशी है, यह क्या करता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जा सकता है। सेम एज आवेश में भी वही होता है, आवेश हमारा क्या है, अविनाशी है। आवेश बस क्या होगा, इसको एक परमाणु से दूसरे परमाणु में, या आवेश को एक स्थान जो है स्थानांतरित किया जा सकता है, उसका रूप परिवर्तित हो सकता है, लेकिन उसका जो परिमाण होगा वह क्या होगा, वह चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या हुआ, कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत ठीक है, तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत हमारा हुआ क्या, आवेश संरक्षण का सिद्धांत हुआ कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही क्या हम नष्ट कर सकते हैं। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक जो होता है हमारा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा। ठीक है, फिर बात आती है कि भैया कूलाम की डिफिनीशन क्या होगी, कूलाम का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हम इसे ये कह सकते हैं कि जैसे वैद्युत धारा की परिभाषा आपने देखी थी कि I बराबर कितने होता है, Q/T होता है, जहाँ Q क्या है, आवेश है, T समय, और I आपका क्या है, वैद्युत धारा है। तो यहाँ से आप ये चीज निकाल सकते हो कि Q बराबर कितने होगा, IT के होगा। यदि हम कह लें कि I इज इक्वल टू कितने के हो, 1 एम्पियर, और एंड T इज इक्वल टू आपका कितने हो, 1 सेकेंड के हो। ठीक है, तो Q बराबर कितने होगा, 1 एम्पियर सेकेंड, या कह लीजिए तब आवेश का मान कितना होगा, 1 कूलाम होगा। ठीक, यानी कि हम यहाँ से परिभाषा कह सकते हैं कि यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, तो उस चालक तार में प्रवाहित आवेश का मान 1 कूलाम होगा, 1 कूलाम होगा। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि 1 कूलाम बराबर कितने होगा, तो 1 कूलाम बराबर होगा 1 एम्पियर सेकेंड,
1 एम्पियर सेकेंड। ठीक है, 1 एम्पियर सेकेंड होगा। एक कूलाम कितने के बराबर होगा? 1 एम्पियर सेकेंड के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज हुआ आपका आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। ठीक है, आवेश का मात्रक हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग मूल आवेश के बारे में बात करेंगे कि मूल आवेश क्या होता है, और फिर उसके बाद क्वांटीकरण सिद्धांत, और तब हम लोग डायरेक्ट इस पे चलेंगे कूलाम के नियम पर। ठीक है, तो बात करते हैं मूल आवेश क्या है। मूल आवेश क्या है? ठीक है, ये मूल आवेश क्या है? ठीक है, तो यह जो है आवेश का, आप ये कह सकते हैं कि मूल आवेश, किसी भी आवेश को जो है इन्हीं के पदों में व्यक्त किया जाता है। इन्हीं के पदों में क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। ठीक, अब जैसे कोई भी आवेश है, ठीक है, ये, और मूल आवेश कितने के बराबर होता है? तो मूल आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है वही आपका क्या कहलाता है? मूल आवेश कहलाता है। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। ठीक, तो मूल आवेश हमारा क्या है? मूल आवेश इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ही हमारा क्या कहलाएगा? मूल आवेश कहलाएगा। और जितने भी आवेश होते हैं इनको मूल आवेशों के पदों में ही क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। तो अब बात आती है क्वांटीकरण का सिद्धांत। क्वांटीकरण का सिद्धांत, ठीक है, क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या होता है? तो क्वांटीकरण का सिद्धांत हमारा है क्या? क्वांटीकरण का सिद्धांत है कि मूल आवेशों को, ये कह लिया जाए किसी भी आवेश को, किसी भी आवेश को मूल आवेश के पदों में, मूल आवेश के पदों में व्यक्त करना, ही क्या कहलाता है? ही आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। क्वांटीकरण कहलाता है। क्वांटीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज हुआ कि किसी भी आवेश को मूल आवेश के पदों में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? क्वांटीकरण कहलाता है। यानी कि आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि अगर कोई भी आवेशित कण है तो आवेशित कण पर जो आवेश का मान हो सकता है वो ये हो सकता है कि +- हो सकता है, +-2e हो सकता है, +-3e हो सकता है, एंड सो ऑन, इस तरीके से हो सकता है। ठीक, तो जैसे अगर हम मान लें कि कोई आवेश हमारा क्या है? Q है, और वह आवेश कितने के बराबर है? n इलेक्ट्रॉनों के क्या है? बराबर है। तो ये Q बराबर हमारा कितने का होगा? n इंटू ई के होगा, जहाँ पे n हमारा E क्या है? मूल आवेश कह सकते हो, मूल आवेश इसी को कह सकते हो, या इसी को क्या कह सकते हो? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कह सकते हो, पर आवेश कह सकते हो ना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कह सकते हो। ठीक है, और n आपका क्या है? n आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। n आपकी क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये कह लिया जाए कि क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार होता क्या है कि किसी भी आवेशित कण की जो आवेशित कण पर जो आवेश की मात्रा होगी वह हमारा क्या होगा? Q बराबर Ne के होगा, जहाँ n क्या है? एक पूर्णांक संख्या होती है और इसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। n हमारा कभी भी विभाज्य संख्या, मतलब
आप कह लीजिए कोई भी भिन्नात्मक संख्या नहीं हो सकती या दशमलव में नहीं हो सकता। यह आपका क्वांटीकरण कहलाएगा। ठीक है, क्वांटीकरण कहलाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कूलाम का नियम। आगे हम लोग देखेंगे कूलाम का नियम कि कूलाम का नियम हमारा क्या है। तो ये वैज्ञानिक थे कूलाम, और कूलाम ने क्या किया, देखा कि स्थिर विद्युत्की में ये आवेशों के बीच, जैसा बताया गया कि आवेशों में क्या होता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का, अगर समान आवेश है तो उनमें प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा और विपरीत आवेश है तो उनमें आकर्षण का बल कार्य करेगा। तो इस कूलाम ने क्या किया, कूलाम ने ये जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल कार्य कर रहा है इसका परिमाण कितना होगा, इस संबंध में इन्होंने जानकारी दी थी, अपना नियम दिया था। तो कूलाम का नियम हमारा क्या बताता है, कूलाम का नियम हमारा कहता है कि स्थिर विद्युत्की में दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल। ठीक है, जैसे दो आवेश हैं, एक आपका प्लस चार्ज है और एक आपका यह भी क्या है, प्लस ही चार्ज है। सपोज कर लीजिए कि दोनों क्या है, प्लस चार्ज, एक आपका Q1 है और एक आपका Q2 है। ठीक है, और ये परस्पर क्या है, परस्पर r मीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब यहां से इनके बीच की दूरी हमारी कितनी है, r है। ठीक है, तो कूलाम का नियम हमारा कहता है क्या है, कूलाम का नियम कहता है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का बल। ठीक है, इस बल का नेचर कैसा हो सकता है, इस बल का नेचर हो सकता है आकर्षण का भी बल हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी बल हो सकता है। आकर्षण का बल कब होगा, जब समान आवेश होगा, और प्रतिकर्षण का बल कब होगा, जब विपरीत आवेश होगा। तो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपातिक, ठीक, और जो उनके बीच लगने वाला ये जो बल है वह इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक होता है। ठीक है, कहने का मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2, ठीक है, एंड F इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्जेस। ठीक है, तो ये होता है, और इनको अगर हम कंबाइन कर लें तो कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मिल जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये इतना होगा। और यहाँ पे एक हम कांस्टेंट यूज करते हैं कि F इज इक्वल टू कितने होगा, कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे K आपका क्या है, तो यहाँ पे K आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, या इसी को हम लोग कह देते हैं समानुपातिक नियतांक कहते हैं, नियतांक कहते हैं। ठीक है, ये इसे हम क्या कहेंगे, समानुपातिक नियतांक कहते हैं। अब प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि इस k का मान होगा कितना, तो k का जो मान होता है, k का मान जो होता है 9 × 10⁹ ठीक है, और मात्रा क्या हो जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, कूलाम स्क्वायर हो जाता है। और ये वाला जो मान है वह कितने के बराबर होता है, तो यह बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या होता है, बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे k के जगह पे हम क्या करते हैं, ये वाला कांस्टेंट हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो इसके बारे में तो हम अभी आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल में हम इस कांस्टेंट k के जगह पे हम इनकी वैल्यू रख देते हैं, तो इनको रख देते हैं, तो इनको जब रखेंगे तो यह बराबर आपको मिल क्या जाएगा, F बराबर मिल जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन कितने के, R स्क्वायर के। यही आपका क्या है, कूलाम का
नियम है, ठीक है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक आपका क्या होता है, न्यूटन होता है। क्लियर। अब बात आती है कि भाई एप्सिलॉन नॉट के बारे में। तो एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या है, एप्सिलॉन नॉट हमारा है निर्वात की वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, ठीक है। वैद्युतशीलता मतलब आप कह सकते हो परमिसिबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। अब बात रही ये कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 के होता है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ देता है, कूलम्ब का नियम तो आपसे पूछ ही सकता है। कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ देता है कि भाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताइए और इसका मान बताइए, मान और मात्रक बताइए। कभी आपसे यही क्वेश्चन में पूछ देता है कि भाई एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र बता दीजिए। तो आइए हम लोग देखेंगे एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र, ठीक है। तो जैसे आपने देखा कि एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है वो हमारा कितना है, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताया गया आपको कितना है, तो ये है कूलम्ब का स्क्वायर, ठीक है, बटे में आपका क्या है न्यूटन, और फिर है आपका मीटर स्क्वायर, ये इतना है कूलम्ब का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इतनी चीजें हैं, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे कूलम्ब को हम क्या लिख सकते हैं, कूलम्ब को हम अभी जस्ट बताए थे आपको कि कूलम्ब 1 कूलम्ब बराबर कितने होता है, 1 एम्पियर सेकेंड होता है, ये चीज आपको बताया गया था। तो कूलम्ब के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर सेकेंड लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कूलम्ब के जगह पे क्या लिखेंगे, एम्पियर ना, और आपका क्या हो जाएगा सेकेंड, और इनका स्क्वायर है तो हम इनका भी स्क्वायर कर देंगे। और नीचे आ जाए न्यूटन, तो न्यूटन आपका बल का मात्रक है, और इसका यमकेश पद्धति में मात्रक क्या होगा, तो वो होता है किग्रा मीटर सेकेंड के घात में -2 या सेकेंड के घात में -2, ये इतना होता है। और इनटू में क्या है मीटर स्क्वायर है, ये वाला मीटर यहाँ पे हो गया। तो मीटर का गुणा इसके साथ होगा तो हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हो गया एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, इनटू क्या हो गया सेकेंड स्क्वायर हुआ, नीचे आपका क्या हो गया किग्रा मीटर क्यूब हो गया, भाई मीटर का गुणा मीटर स्क्वायर के साथ हुआ तो मीटर क्यूब, और इनटू क्या हो गया सेकंड के घात में -2। तो ये सेकंड के घात में -2 ऊपर गया तो सेकंड के घात में क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, अरे सेकंड के घात में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मीटर क्यूब ऊपर गया तो मीटर के घात में क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। किग्रा ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, किग्रा के घात में क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है एम्पियर का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। तो अगर हम यहाँ से इनका डायमेंशन देखें, बीमा देखें, तो बीमा क्या हो जाएगा m⁻⁻1, l⁻⁻3, t⁻⁴ और a⁻2। यह इनका क्या होगा बीमीय सूत्र होगा। तो बात अब हम देखेंगे कि ये एप्सिलॉन नॉट का मान, जैसा कि हमने आपको बताया कि एप्सिलॉन नॉट का मान है कितना, तो एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.85 इंटू 10⁻⁻19 के होता है। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का मान एग्जैक्टली इतना ही होता है। आइए देख लेते हैं कैसे। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे कि कांस्टेंट जो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान कितना था, इसका मान था 9 इंटू 10⁻⁹ था, और इनका यूनिट कितना था, तो इनका यूनिट था न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति क्या था कूलम्ब स्क्वायर, ये इनका था। अच्छा, इन्हीं का रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो क्या मिलेगा, रेसिप्रोकल लेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे बटे में क्या आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वो भी बदल जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है तो यूनिट का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, और यूनिट का रेसिप्रोकल होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
कूलम स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करें कि इस 4 पाई का इधर क्या करते हैं भागा दे दें, तो हमें क्या मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर आपको कितना मिल गया 1 अपॉन यहाँ पे हो गया 4 पाई इंटू क्या हो गया 9 इंटू 10⁻⁹ हो गया, और यूनिट तो आप देख ही रहे हो वो रहेगा कूलम स्क्वायर इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे इनका मान रख लिया जाए, तो ये हो गया 1, यहाँ पे आ गया 4, और इनका पाई का मान कितना 3.14 इंटू क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अब इन्हीं को अगर हम सॉल्व करें, सॉल्व आप करके देख लीजिएगा, इन्हीं को जब हम सॉल्व करेंगे तो इनका जो मान आएगा वो आएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 आ जाएगा, और यूनिट आपका हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जो है बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम इस पे बात करेंगे।